हेलो एवरीवन। आज के इस हाई यील्ड रिवीजन सेशन में ना हम एक ऐसे टॉपिक को डिकोड करने वाले हैं जो इंडियन इकोनॉमी और पॉलिटी दोनों के सिलेबस का सबसे स्कोरिंग हिस्सा है, कंज्यूमर राइट्स। देखो, अगर यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या एसएससी जैसे एग्जाम्स क्लियर करने हैं तो इस टॉपिक के कोर कॉन्सेप्ट्स को थॉरोली समझना बिल्कुल मस्ट है। सर बिल्कुल, इकोनॉमी के क्वेश्चंस वैसे भी एग्जाम्स में काफ़ी ट्रिकी लगते हैं, पर हिस्ट्री गवाह है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से ना हमेशा डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड मार्क्स मिलते हैं। मैं तो अपना पेन और पेपर लेके पूरी तरह रेडी हूँ। ग्रेट, तो आज का हमारा रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। हम शुरू करेंगे हेल्पलेस कंज्यूमर की कहानी से, उसके बाद देखेंगे ये कंज्यूमर मूवमेंट आखिर राइज कैसे हुआ, फिर अपने एसेंशियल कंज्यूमर राइट्स को समझेंगे, कोपरा की ताकत क्या है और जस्टिस पाने का 3 टियर सिस्टम कैसे काम करता है। लास्ट में कंज्यूमर ड्यूटीज और सर्टिफिकेशंस को भी टच करेंगे। परफेक्ट सर, मतलब सिलेबस का पूरा निचोड़। मैं एग्जाम ट्रैप्स और इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस नोट करने के लिए तैयार हूं। चलिए शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं द हेल्पलेस कंज्यूमर और उनका मार्केट में एक्सप्लॉयटेशन। अगर हम हिस्ट्री उठाकर देखें, प्री इंडिपेंडेंस या अर्ली पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में मार्केट में सिर्फ एक रूल चलता था, कैविएट एम्प्टोर, यानी बायर बिवेयर। मतलब खरीदने वाले को खुद ही सतर्क रहना पड़ेगा। एक बार सामान बिक गया, उसके बाद सेलर की कोई जिम्मेदारी नहीं, सारा ब्लेम सीधा बायर पर डाल दिया जाता था। पर सर, यहां एक बड़ा बेसिक सा कंसेप्चुअल डाउट आता है, जो मेंस एग्जामिनेशन के एनालिटिकल क्वेश्चंस में भी बन सकता है। आखिर ये मार्केट्स कंज्यूमर्स को फेल क्यों करते हैं? मार्केट इकोनॉमिक्स में ऐसी क्या दिक्कत है जिसकी वजह से आम इंसान इतना हेल्पलेस हो जाता है? देखो, ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। इसका सबसे बड़ा रीजन है मार्केट की पावर एसिमेट्री। एक तरफ हैं बहुत ही लार्ज पावरफुल प्रोड्यूसर्स, जिनके पास बेहिसाब पैसा है, पूरी दुनिया में रीच है और वो मीडिया को अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हैं। दूसरी तरफ हैं बेचारे स्कैटर्ड कंज्यूमर्स। हमारी परचेजेस छोटी होती हैं, हम आइसोलेटेड हैं और हमारी बार्गेनिंग पावर ना के बराबर होती है। तो इस इनइक्वालिटी की वजह से बड़ी मोनोपोलीज के लिए किसी को भी एक्सप्लॉइट करना बहुत आसान हो जाता है। अच्छा, तो ये पावर इम्बैलेंस में प्रॉब्लम है। इसका मतलब इसी वजह से हमें वो कॉमन मार्केट ट्रैप्स दिखते हैं, जैसे स्टैंडर्ड वेट से कम तौलना, बिल में अचानक हिडन चार्जेस जोड़ देना या फिर डिफेक्टिव गुड्स थमा देना। एग्जैक्टली। और ध्यान रखना, एक्सप्लॉयटेशन के यही एवरीडे एग्जाम्पल्स आपके एग्जाम्स में एमसीक्यूज बनकर आते हैं। ब्लैक मार्केट ऑपरेशंस या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को डिफाइन करने के लिए एग्जामिनर यही सेम स्टेटमेंट्स यूज करता है। अब जब अनरेस्ट्रिक्टेड मार्केट में ये एक्सप्लॉयटेशन अपने पीक पर पहुंच गया, तब जाकर कंज्यूमर मूवमेंट की नींव रखी गई। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक पर, जो है राइज ऑफ कंज्यूमर मूवमेंट, जहां डिससैटिस्फैक्शन फाइनली एक्शन में बदल गया। इस सफर को थोड़ा क्रोनोलॉजी में समझते हैं, क्योंकि मैच द फॉलोइंग यहां से पक्का बनता है। 1960s का वक्त याद कीजिए। भारत वैसे ही फूड शॉर्टेजेस से जूझ रहा था और ऊपर से फूड अडल्टरेशन और होर्डिंग यानी मिलावट और जमाखोरी एकदम आम बात थी। 1970s आते आते ना लोगों के सब्र का बांध टूट गया। उन्होंने विगरसली आर्टिकल्स लिखने शुरू किए, कंज्यूमर एग्जीबिशंस लगाएं। जो सिर्फ एक सोशल फोर्स की तरह शुरू हुआ था, उसने आगे चलकर सरकार को लॉज बनाने पर मजबूर कर दिया, जिसका सबसे बड़ा नतीजा निकला 1986 का लैंडमार्क कॉपरा और आगे चलकर 2005 का आरटीआई एक्ट। सर, एक अनऑर्गेनाइज्ड गुस्से से लेकर प्रॉपर लॉज बनने तक का सफर सच में इंस्पायरिंग है। पर फाइनली रिजल्ट क्या निकला? स्पेसिफिक लीगल राइट्स कौन से मिले हमें? यही तो अपने एग्जाम का मेन एरिया है। आइए अब बात करते हैं इन्हीं स्पेसिफिक्स की, हमारे तीसरे सेक्शन में, जहां हम अपनी लीगल आर्सनल यानी कंज्यूमर राइट्स को जानेंगे। ध्यान से सुनना, ये राइट्स हर एस्पिरेंट के टिप्स पर होने चाहिए। पहला, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। हर कंज्यूमर को इंग्रेडिएंट्स, एक्सपायरी डेट्स और रिस्क्स जानने का पूरा हक है। दूसरा, राइट टू चूज। अब इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल देता हूं। अगर कोई गैस डीलर गैस कनेक्शन के साथ कंपलसरी स्टोव थोप रहा है, तो वो क्लियरली आपके राइट टू चूज को वायलेट कर रहा है। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, राइट टू सीक रिड्रेसल। मतलब अगर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस से आपको नुकसान हुआ है, तो आप डंके की चोट पर फेयर कॉम्पनसेशन मांग सकते हैं। इन राइट्स की ताकत को समझने के लिए अमृता की केस स्टडी बेस्ट है। अमृता ने एक गवर्नमेंट जॉब इंटरव्यू दिया और बेचारी बेसब्री से रिजल्ट का वेट कर रही थी। महीनों गुजर गए, कोई खबर नहीं। फिर उसने आरटीआई यानी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 का यूज किया। एक छोटी सी आरटीआई एप्लीकेशन ने पूरे डिपार्टमेंट को जवाबदेह बना दिया और उससे अपना रिजल्ट मिल गया। ये क्लियरली शो करता है कि कंज्यूमर राइट्स अब सिर्फ राशन की दुकान तक सीमित नहीं है, बल्कि सरकारी डिपार्टमेंट्स के अंदर ट्रांसपेरेंसी लाने तक बढ़ चुके हैं। वाओ, आरटीआई 2005 तो वैसे भी पॉलिटी का सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
सच में इसने एडमिनिस्ट्रेशन में कॉमन मैन को एकदम एम्पावर कर दिया है। बिल्कुल। और इसी एम्पावरिंग जर्नी में अब हम उस लॉ पर आ गए हैं जो इंडियन कंज्यूमर्स के लिए एक एब्सोल्यूट गेम चेंजर था, द पावर ऑफ कोपरा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 यानी कोपरा। देखो सभी एस्पिरेंट्स, इस टर्म को अपने नोट्स में अभी डबल स्टार मार्क कर लो। ये स्ट्रेट फैक्चुअल एमसीक्यूज में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ये इंडियन गवर्नमेंट का वो मेजर स्टेप था जिसने ना सिर्फ कंज्यूमर को एक्सप्लॉयटेशन से बचाया बल्कि इंसाफ दिलाने के लिए एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड क्वाजी जुडिशियल सिस्टम बनाकर खड़ा कर दिया। मार्क कर लिया सर। कोपरा 1986 प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए हाई प्रोबेबिलिटी टॉपिक है फॉर श्योर। सर, लॉज और कॉन्सेप्ट्स तो अच्छे से समझ आ गए, पर एक प्रैक्टिकल सवाल है। मान लीजिए इंटरव्यू में पूछ लिया कि भाई रियल लाइफ में अगर दुकानदार ने चीट किया तो जाना कहाँ है? जस्टिस के लिए एक्चुअल प्रोसेस क्या है? यही तो एप्लीकेशन है और यही हमारा 5वां सेक्शन कवर करता है, सीकिंग जस्टिस एक 3 टियर्स सिस्टम के जरिए। आइए देखते हैं ये ट्रिब्यूनल्स एग्जैक्टली कैसे काम करते हैं। इसे एक सच्ची कहानी से समझते हैं। वेद प्रकाश पांडे जी ने अपनी बेटी को एक मनी ऑर्डर भेजा, पर वो डिले हो गया, पहुंचा ही नहीं। उन्होंने पोस्ट ऑफिस के चक्कर काटे, उन्होंने इंक्वायरीज कंप्लीटली इग्नोर कर दी। तो वेद प्रकाश जी रुके नहीं, उन्होंने लोकल कंज्यूमर काउंसिल से लीगल एडवाइस ली और डायरेक्टली कंज्यूमर कमीशन पहुंच गए अपना केस खुद प्लीड करने। ये एक परफेक्ट स्टेप बाय स्टेप एग्जाम्पल है कि आम इंसान डेफिशिएंसी इन सर्विस के खिलाफ सिस्टम से कैसे लड़ सकता है। एक आम इंसान को किसी महंगे लॉयर की जरूरत नहीं है। यहाँ आप कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रेड्रेसल फॉर्म को प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ फिल कर सकते हैं और कंज्यूमर फोरम में खुद को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वेद प्रकाश जी के केस ने प्रूव कर दिया कि पोस्ट ऑफिस जैसी मोनोपोली वाली बड़ी सरकारी बॉडी को भी अग्रेसिवली और सक्सेसफुली चैलेंज किया जा सकता है। अब इस 3 टियर क्वाजी जुडिशियल सिस्टम का हायरार्की स्ट्रक्चर जरूर याद रखना। एग्जाम में डायरेक्ट आता है। बेस लेवल पर काम करता है डिस्ट्रिक्ट कमीशन। अगर वहां बात नहीं बनती या ऑर्डर पसंद नहीं आया तो आप मिड लेवल यानी स्टेट कमीशन में अपील कर सकते हैं और उसके बाद फाइनल एपेक्स लेवल आता है नेशनल कमीशन। सर, इस अपीलेट हायरार्की को याद रखने के लिए हम एक सिंपल निमोनिक यूज कर सकते हैं ना? DSN, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, फिर नेशनल। एब्सोल्युटली, DSN याद रखना बहुत हैंडी ट्रिक है। एग्जामिनर अक्सर इन्हीं ऑप्शंस को जंबल करके MCQs को ट्रिकी बनाता है, तो DSN दिमाग में रहेगा तो एग्जामिनर आपको कंफ्यूज नहीं कर पाएगा। चलिए, DSN रूल तो क्लियर है, पर सर कोर्ट कचहरी तक पहुंचने की नौबत ही ना आए, इसके लिए खरीदारी करते वक्त शुरुआत में ही क्या प्रिवेंटिव स्टेप्स लिए जा सकते हैं? वेरी गुड पॉइंट। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, राइट? यही है हमारा आखिरी सेक्शन, कंज्यूमर ड्यूटीज एंड सर्टिफिकेशंस। ये सर्टिफिकेशंस ही एक्चुअली आपकी सबसे बड़ी शील्ड है। एक स्मार्ट कंज्यूमर की पहली ड्यूटी है क्वालिटी सर्टिफिकेशंस चेक करना, और एग्जाम्स में इन मार्क्स की लिस्ट आती ही आती है। ISI मार्क ढूंढना है इंडस्ट्रियल और इलेक्ट्रिकल गुड्स के लिए, एग मार्क चेक करना है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, खाने के तेल और सीरियल्स पर, और हॉल मार्क तो आपको पता ही है, गोल्ड और प्रेशियस ज्वेलरी की प्योरिटी के लिए होता है। सर, ISI और एग मार्क इन दोनों में एग्जाम प्रेशर में ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है। हाँ, और यही एग्जामिनर का सबसे फेवरेट ट्रैप है। एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ। एग मार्क का शुरुआती वर्ड देखो, AG। AG स्टैंड्स फॉर एग्रीकल्चर, बस इतना याद रखना। ये सिंपल कनेक्शन दिमाग में बिठा लिया तो एग मार्क वाला MCQ कभी गलत नहीं होगा। अब जब हमने सारे लॉज और सिस्टम्स कवर कर लिए हैं तो एक क्रिटिकल रियलिटी चेक भी बनता है जो मेंस की आंसर राइटिंग में बहुत काम आएगा। करंट सिचुएशन ये है कि हमारा ये रीड्रेसल प्रोसेस धीरे धीरे बहुत कम्बरसम, एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग बनता जा रहा है। रूल्स तो कहते हैं लॉयर नहीं चाहिए, पर टेक्निकल केसेस में लोगों को महंगे वकील करने ही पड़ते हैं। कहने का मतलब यह है कि फ्रेमवर्क तो कागज पर सॉलिड है, पर जमीन पर जस्टिस आने के लिए आज भी बहुत ज्यादा टाइम, पैसा और एफर्ट लगता है। तो आज के इस रिवीजन सेशन को हम एक प्रोवोकिंग थॉट के साथ एंड करेंगे, जो आपको ऐसे राइटिंग में भी मदद करेगा। अगर कोपरा और RTI जैसे इतने स्ट्रांग लॉज हैं और DSN जैसे 3 टियर सिस्टम मौजूद हैं, तो आज भी रोजाना लाखों लोग मार्केट में बेवकूफ क्यों बन रहे हैं? क्या सोसाइटी के रूप में एक सच्चा कॉन्शियस कंज्यूमर बन पाना अभी भी सिर्फ एक अधूरा सपना है? ये तो सच में काफी डीप सवाल है सर। इसका मतलब है कि हमें ये लीगल नॉलेज सिर्फ अपनी मार्कशीट तक नहीं रखनी चाहिए। एग्जैक्टली। इन कॉन्सेप्ट्स का अल्टीमेट गोल सिर्फ एग्जाम क्रैक करना नहीं है, बल्कि अपने आसपास के लोगों को लीगली लिटरेट और एम्पावर करना है। इस सेशन के सारे टाइमलाइंस और ट्रिक्स अच्छे से रिवाइज कर लेना, एग्जाम्स में बहुत फायदा मिलेगा। तो आगे मिलते हैं एक नए टॉपिक के एनालिसिस के साथ। ऑल द बेस्ट।